हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुवीरा स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी भारत की स्थिति और उसके विस्तार के बारे में, और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी दी थी। एंड आज चर्चा करेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना। तो फ्रेंड्स, किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना के द्वारा ही उस देश की विभिन्न भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की आकृति या फिर उनके स्वरूप की जानकारी प्राप्त होती है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को 3 स्पष्ट भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से वो भाग हैं? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर की विशाल पर्वतमाला, उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानेंगे उत्तर की विशाल पर्वतमाला के बारे में। भारत के उत्तर में स्थित जो हिमालय पर्वत है, उसका जो निर्माण हुआ है वह बहुत लंबे ऐतिहासिक काल से गुजर के संपन्न हुआ है। और इसके निर्माण के संबंध में कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत एवं मॉर्गन एवं आइजैक का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। और कोबर ने भूसन्निधियों को पर्वतों का पालना भी कहा है। उन्होंने भूसन्निधियों को पर्वतों का पालना इसलिए कहा है क्योंकि आज जहाँ पर जो पर्वत हैं, तो कुछ टाइम पहले नहीं, बहुत समय पहले वहाँ पर भूसन्निधियाँ हुआ करती थी और आज वहाँ पर पर्वत हैं। इसलिए कोबर ने भूसन्निधियों को पर्वतों का पालना कहा है। कोबर ने ही ये बताया था कि जहाँ पर आज हिमालय है वहाँ पर पहले एक भूसन्निधि हुआ करती थी जिसका नाम था टेथिस भूसन्निधि, या फिर टेथिस सागर के नाम से भी उसको जाना जाता था। उसके दक्षिण में गोंडवाना लैंड था और उसके उत्तर में अंगारा लैंड। और इन दोनों भूमियों से, अंगारा लैंड से और गोंडवाना लैंड से, कई सारी नदियाँ आकर अपना जल इस भूसन्निधि में गिराती थीं और वह अपने साथ मलबा भी लाती थीं, कई प्रकार के अवसाद जैसे बालू या पत्थर वगैरह। तो कई तरीके की चीज़ें, कई तरीके के अवसाद वगैरह वह अपने साथ लाती थीं और उस भूसन्निधि में गिराती थीं। यह प्रक्रिया काफ़ी टाइम तक चली, कई वर्षों तक, और ये प्रक्रिया चलती रही। उसके बाद जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि मलबा नीचे जाता रहा अंदर। तो फिर काफ़ी समय के बाद जो दोनों भूमियाँ थीं, इनमें दबाव उत्पन्न हुआ। जब दबाव उत्पन्न हुआ आपस में, तो जो मलबा जमा था, ये बीच का पार्ट ऊपर उठ गया, जिस कारण से वहाँ पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो बीच जहाँ पर दबाव ज़्यादा उत्पन्न हुआ वहाँ पर वह भाग ज़्यादा ऊपर उठ गया, और जहाँ दबाव कम उत्पन्न हुआ वहाँ पर, इसीलिए बीच का जो पार्ट है वहाँ पे हिमालय पर्वत अधिक ऊंचा है और दोनों साइड ऐसे मुड़ गया है। इधर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की साइड इस तरह से मुड़ गया है, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से भी ऐसे मुड़ता हुआ हिंद महासागर में आ गया है। तो कोबर ने बताया था कि इस तरीके से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। इसके अलावा मॉर्गन एवं आइजैक का जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, उन्होंने बताया कि उनका जो मानना था वो मानना था कि जो भारत है वो इंडियन प्लेट पर स्थित है और इसके उत्तर में एक यूरेशियन प्लेट थी। तो ये जो प्लेटें हैं आपस में गतिशील हैं। तो कई करोड़ों वर्ष पूर्व जो भारतीय प्लेट थी, इंडियन प्लेट वो उत्तर की तरफ गतिशील हुई, और गतिशील होने के ऐसे गतिशील बनी रही। कुछ टाइम बाद ये इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट थोड़ा अत्यधिक निकट आ गए, जिससे कि इसमें धीरे धीरे वलन पड़ने लगे यहाँ पे जो अवसाद था। और जो इंडियन प्लेट है वह अब गतिशील ही बनी रही। तो इसमें
यूरेशियन प्लेट से टकरा गई और टकराने के कारण यहाँ पर हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ। तो इसी तरीके से हिमालय पर्वत का निर्माण इन्होंने बताया है, मोर्गन एवं आइजैक ने। तो ये मान्यताएं हैं कि हिमालय पर्वत का निर्माण किस तरीके से हुआ, जिसमें से कोवर और मोर्गन एवं आइजैक का सर्वाधिक मान्य है। आगे फ्रेंड्स देख लेते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। तो जो यहाँ पर देखिए हिमालय पर्वत है, यहाँ पर पूरा इस तरीके से, और यहाँ से ऐसे मुड़ जाता है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है, और इधर अरुणाचल प्रदेश से होता हुआ म्यांमार की तरफ मुड़ जाता है। तो ये पूरा इतना पार्ट हिमालयी भाग है, और उसके नीचे जो ये वाला पार्ट है ये भारत का विशाल मैदानी भाग है। तो ये भारत की नवीनतम भूगर्भिक संरचना है। हिमालय व दक्षिणी भारतीय नदियों द्वारा लाए अवसादों के जमाव से ये मैदानी भाग निर्मित हुआ है। तो ये जो मैदानी भाग है, यहाँ पर नदियाँ कई प्रकार के अवसाद लाती हैं, और वह अवसाद जो है मतलब जो मिट्टी होती है उसकी वो अधिक उपजाऊ होती है। इस तरीके से यहाँ पर एक विशाल मैदानी भाग निर्मित हो गया है। तो इसे उत्तर का विशाल मैदानी भाग कहा जाता है। उसके आगे फ्रेंड्स देखते हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, दक्षिण वाला पार्ट, ये जो दक्षिण का पार्ट होता है इसको दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। तो ये गोंडवाना लैंड का ही भाग है, और ये आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में चट्टानों के निम्न क्रम मिलते हैं। तो इनके क्रम देख लेते हैं कि कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं भारत में। सबसे पहले फ्रेंड्स आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो ये जो चट्टानें हैं सबसे पुरानी हैं, और इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। मतलब ये प्राथमिक एवं प्राचीनतम चट्टानें हैं जो नीस व शिस्ट के रूप में रूपांतरित हो चुकी हैं। इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। मतलब ये चट्टानें इतनी पुरानी हैं कि जब जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी, इसी कारण से इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। और ये जो चट्टानें हैं बुंदेलखंड, कर्नाटक का पठार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाई जाती हैं। अगली जो चट्टानें हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो इन चट्टानों की खोज सर्वप्रथम कर्नाटक के धारवाड़ जिले में हुई, और इन चट्टानों में भी जीवाश्म नहीं मिलते हैं। मतलब ये भी चट्टानें काफ़ी पुरानी हैं, और ये इनकी जो सर्वप्रथम खोज कर्नाटक के धारवाड़ जिले में हुई थी। और इसके अलावा ये अरावली श्रेणियों में और छोटा नागपुर के पहाड़ों पर मतलब पठार पर भी मिलती हैं। और भारत के सर्वाधिक खनिज भंडार इसी क्रम की चट्टानों में मिलते हैं, और वो जो खनिज हैं लोहा, तांबा, सोना, टंगस्टन और मैग्नीज। अगली जो चट्टानें हैं कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। ये चट्टानें आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा ज़िले में सर्वप्रथम मिली। तो आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा ज़िले में मिली थी। इसी कारण मतलब जहाँ मिली उन्हीं के आधार पर इनका नाम रखा गया है। और धारवाड़ ज़िले में मिलने के कारण इन चट्टानों को भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहा गया है। परतदार चट्टानें हैं, और इनमें भी जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। मतलब ये चट्टानें भी काफ़ी पुरानी हैं। आगे है विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो विंध्य पर्वत के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये चट्टानें पाई जाती हैं, और ये परतदार अवसादी चट्टानें हैं। अधात्विक खनिज, इन चट्टानों से अधात्विक खनिजों की प्राप्ति होती है। जैसा कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों से धात्विक खनिज प्राप्त होते हैं, और विंध्यन क्रम की चट्टानों से अधात्विक खनिज चूना पत्थर, बालुका पत्थर, जिप्सम, सैल खड़ी, संगमरमर। इसके अलावा मध्य प्रदेश की पन्ना खान व आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा खानों से हीरा निकलता है, जो कि विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं।
मतलब ये विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं वो विंध्य पर्वत के आसपास पाई जाती हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी कुछ बहुत हैं और आंध्र प्रदेश में भी हैं। और मध्य प्रदेश की पन्ना खान और आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा खान से हीरा निकलता है। इसके आगे फ्रेंड देख लेते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ये नदी घाटियों में पाई जाती हैं। और जो कौन कौन सी नदी घाटियाँ हैं, दामोदर नदी की घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी। और भारत का 98% कोयला जो है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। मतलब जो कोयला है सर्वाधिक वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। और इनमें मछलियों एवं रेंगने वाले जीवों के अवशेष मिलते हैं। मतलब जब ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें बनी तो जीव की उत्पत्ति हो चुकी थी, इसीलिए यहाँ पर जीवों के कुछ अवशेष मिले हैं। उसके बाद है दक्कन ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप बेसाल्ट चट्टानों से बना है और लावा से बनने वाली चट्टानों को बेसाल्ट चट्टानें कहते हैं। एक्चुअली जो विदर्भ वाला क्षेत्र है वहाँ पर काफ़ी टाइम पहले ज्वालामुखी उद्गार हुआ और उस उद्गार से बहुत सारा लावा निकला और वह काफ़ी क्षेत्र में, बहुत बड़े क्षेत्र में फैल गया। और वो जो लावा था उस लावे से कम मतलब 1500 मीटर या कहीं कहीं पर 3000 मीटर की मोटाई तक लावा जमा हो गया। और वह लावा जमा हो गया, फिर जम गया, और उस लावा के जमने से जो चट्टानें बनी उन्हें कहा जाता है बेसाल्ट चट्टानें। तो जो दक्कन ट्रैप है वो बेसाल्ट चट्टानों का बना हुआ है। और इसका जो मुख्य हिस्सा है वो महाराष्ट्र में है। मतलब सर्वाधिक हिस्सा महाराष्ट्र में पाया जाता है, कुछ मध्य प्रदेश में और थोड़ा इसका हिस्सा गुजरात में भी है, लेकिन जो मुख्यतः है वो महाराष्ट्र में है। और इसके आगे फ्रेंड्स भारत के भौतिक प्रदेश, तो इनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही रखते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। एंड फ्रेंड्स आप लोग इसको वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, नोट्स भी बना लीजिए। और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। बाय एंड टेक केयर।